हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्बी। आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी आर नॉट मिस, लेट्स स्टार्ट। ये जो सवाल हमारे है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। Which of the following is a correct sequence of secondary seral vegetation development? देखिए यहाँ पे पूछा गया secondary seral vegetation development on any habitat। habitat की कोई restriction नहीं है, हमें फोकस करना है सेकेंडरी सक्सेशन के ऊपर। तो एक जगह बेयर लैंड है, आप समझ लीजिए बेयर लैंड है, तो इसमें प्लांट कैसे डेवलप होगा और फाइनली वो क्लाइमेक्स स्टेज में कैसे पहुंचेगा, मतलब जिसको फॉरेस्ट आप बोल सकते हैं। फॉरेस्ट कैसे डेवलप होगा, इधर फाइनली स्टेबलाइजेशन कैसे होगा। सो कौन सा प्रोसेस देकर वो होगा। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, आप आंसर दे सकते हैं। मैं आपको कुछ कुछ हिंट दे देता हूँ। लास्ट में स्टेबलाइजेशन तो रहेगा क्योंकि लास्ट में फॉरेस्ट फॉर्मेशन होगा, क्लाइमैक्स वेजिटेशन फॉर्मेशन होगा, और स्टार्टिंग में बेयर लैंड होगा। बेयर लैंड इसका मतलब एकेसिस होगा। ओके, बेयर लैंड होगा। अभी यू ट्राई टू आंसर, दी आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्या है सब चीज। देखिए जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी। ओके, ऑप्शन बी होगा आंसर। तो इसका मतलब पहले एकेसिस, आप बोल सकते हैं बेयर लैंड एकेसिस, ई फॉर एकेसिस। देन क्या आएगा, देन आएगा एग्रीगेशन, मतलब एग्रेसिवली कोई भी प्लांट स्लोली स्लोली ग्रो करेगा। ओके, तो एग्रेसिवली ग्रो करेगा, एग्रीगेशन आप बोल सकते हैं। उसके बाद इन्वेशन। ओके, उसके बाद इन्वेसिव, उसके बाद होगा हमारा स्टेबलाइजेशन एट द एंड में। एंड में स्टेबलाइजेशन होता है, इसीलिए आप सीक्वेंस को याद रख लीजिए। एकेसिस, देन एग्रीगेशन, देन इन्वेशन, देन फाइनली स्टेबलाइजेशन और क्लाइमैक्स वेजिटेशन आप बोल सकते हैं। सो ये है स्पेशल फॉर सेकेंडरी इकोलॉजिकल सेरल सक्सेशन। पर यहाँ पे कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन हो, इन जनरल कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन हो, सो इस वो सक्सेशन को इस फेज के दौरान जाना पड़ता है। तो पहले न्यूडेशन, देन इन्वेशन, थर्ड कंपटीशन ऑन कोएक्शन, देन फोर रिएक्शन एंड फाइनली स्टेबलाइजेशन। सो सेकेंडरी सेरल वेजिटेशन में ये जो इन्वेशन ये थर्ड स्टेप में था। ओके, एग्रीगेशन के बाद इन्वेशन आता है, ये याद रखने के लिए बात है। एग्रीगेशन के बाद इन्वेशन आता है। सो हमारा पहला स्टेज सक्सेशन का न्यूडेशन। ओके, न्यूडेशन मतलब बेयर एरिया, बेयर लैंड विदाउट एनी लाइफ, कोई भी लाइफ का एग्जिस्टेंस का अता पता नहीं है, एक बेयर लैंड है, वहां पर न्यूडेशन होता है। ओके, तो कॉजेस ऑफ न्यूडेशन देखिए, क्यों न्यूडेशन होता है। ऑब्वियसली जब वर्ल्ड वार होता है ना, तो बहुत सारा एरिया न्यूडेशन में चला जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिजास्टर आता है, एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव होता है, तभी ये पहला वाला प्रोसेस होता है। तो पहले टोपोग्राफिक देख सकते हैं, ऑल सॉइल और टोपोग्राफी रिलेटेड न्यूडेशन भी होता है। उसके बाद क्लाइमेटिक ड्यू टू ग्लेशियर, अगर ग्लेशियर स्लाइड्स होगा, ड्राई पीरियड आ जाएगा, स्ट्रोम आ जाएगा, तो क्लाइमेटिक की वजह से न्यूडेशन होगा। उसके बाद बायोटिक, बायोटिक मतलब फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, डिजीज एपिडेमिक। ओके, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं न्यूक्लियर डिजास्टर। ओके, ये जो मैं बोला था आपको, एकेसिस, एग्रीगेशन, माइग्रेशन, ओके, ये सब अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो ये इन्वेशन के अंदर आता है। तो पहले आप देख लीजिए, जो इन्वेशन कंप्लीट होता है वो थ्री स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले तो माइग्रेशन, कोई भी सीड, कोई भी प्लांट, कोई भी सीलिंग, कोई भी स्टम्प, कुछ भी एक अदर एरिया से उस बेयर एरिया पे आएगा, उसे बोलते हैं हम माइग्रेशन। ओके, माइग्रेट करेगा, माइग्रेंट लेबर आपने सुना होगा, तो माइग्रेशन करेगा। उसके बाद एकेसिस होगा, पहले तो वहां पे आकर बैठेगा। ओके, उसको फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन की जरूरत होगा, तो उसे बोलते हैं एकेसिस। उसके बाद एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब ग्रो करेगा, एग्रेसिवली ग्रो करेगा, इधर ग्रो करेगा, उधर ग्रो करेगा, एक बहुत बड़ा एरिया में कवर हो जाएगा। तो उसके बाद ये तीनों के तीनों चीज कंप्लीट होने के बाद
इसको हम बोलेंगे इन्वेशन। वो एक नया स्पेसिस इन्वेशन हो गया उसी बेयर लैंड पे। इसका मतलब पहले माइग्रेशन, उसके बाद एक्वेसिस, नेक्स्ट एग्रीगेशन और फाइनली हम बोलेंगे इन्वेशन हो गया। इसका मतलब एग्रीगेशन के बाद हम बोल सकते हैं एक नया स्पेसिस का इन्वेशन हो गया एक बेयर एरिया पे। मैं तो नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में आपको बता दिया चीजें क्या है, पर जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप एग्जाम में लिखेंगे, तभी आपको एग्जाम वाला टर्म चाहिए होगा। जैसे कि जो माइग्रेशन, मैंने आपको क्या बोला, एक जगह से दूसरी जगह पे आएगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स, डिस्पर्जल ऑफ प्रोपेग्यूल्स। ओके, कोई एरिया से अगर बेयर एरिया में होता है उसे माइग्रेशन बोलते हैं और डिस्पर्सन आप बोल सकते हैं। देन एकेसिस, एकेसिस मैंने आपको बोला एस्टेब्लिशमेंट होना। इसका मतलब प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसीज। ओके, कोई भी स्पेसीज अगर एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, मतलब उसका रूट डेवलपमेंट हो जाता है और वो एक छोटा सा पौधा हो जाता है, उसके बाद हम बोलेंगे उसको एकेसिस। सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट, इतना ही याद रखिए, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट वो सीड से होता हो सकता है, स्पोर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मैंने आपको क्या बोला, एग्रीगेशन मतलब एग्रेसिवली ग्रो करेगा, एक बड़ा वाला एरिया में स्प्रेड होगा, तो उसे बोलते हैं एग्रीगेशन। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर लैंग्वेज है, आफ्टर ए केसिस individuals of a species increase their number and they stay close to each other. ओके, उसे हम बोलेंगे एग्रीगेशन। नाउ कम टू कंपटीशन एंड कोएक्शन। देखिए बहुत अच्छी चीज है, आपको एक स्टोरी की मदद से समझाऊंगा। देखिए पहले एग्रीगेशन हो गया। एग्रीगेशन मतलब मैंने आपको बोला एक लार्ज एरिया में स्पेसिस ग्रो कर गया, उसका स्प्रेडिंग नेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिस आ गए एक लिमिटेड स्पेस में। देखिए लिमिटेड स्पेस मतलब कोई भी स्पेस ले लीजिए, उसका रिसोर्सेस लिमिटेड होगा, मतलब फूड लिमिटेड होगा, एरियाज लिमिटेड होगा। ओके, सो ये सारे चीज लिमिटेड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, कंपटीशन होगा, स्पेसिस स्पेसिस के बीच कंपटीशन होगा, विद इन स्पेसिस ऑल्सो कंपटीशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे दिखा गया इंटर स्पेसिफिक, दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के बीच भी कंपटीशन हो सकता है। इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही स्पेसिस के बीच में भी, उसके अंदर स्पेसिस के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देख सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, एक ही टाइगर स्पेसिस के बीच में ही हो रहा है, और ये दो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस में भी कंपटीशन हो रहा है। ये एलिफेंट है, ये मगरमच्छ है। ओके, तो इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसिस अफेक्ट ईच अदर, उसे हम बोलते हैं कोएक्शन। ओके, इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसिस मतलब एक ही स्पेसिस में जो इंडिविजुअल्स है वो अफेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, अच्छा वाला अफेक्ट भी करते हैं और कंपटीशन वाला भी अफेक्ट करते हैं। सो जो भी हो, वो पॉजिटिव अफेक्ट हो, नेगेटिव अफेक्ट हो, जो भी एक्शन होगा उसे बोलेंगे कोएक्शन। तो कोएक्शन की वजह से क्या होता है, कोएक्शन की वजह से दो चीजें होता है, बोथ कंपटीशन की वजह से, कोएक्शन की वजह से दो चीजें होता है। अनफिट इंडिविजुअल्स जो हो गए, जो डिजीज, डेड, डिकेइंग इंडिविजुअल्स हो गए, वो एलिमिनेट हो जाएंगे, वेरी सिंपल। उसके बाद जो फिट इंडिविजुअल्स हो गए, जो मैच्योर इंडिविजुअल्स आप बोल सकते हैं, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स आप बोल सकते हैं, वो सर्वाइव कर जाएंगे। ओके, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन थ्योरी आपको पता ही होगा। तो species with wide reproductive capacity and ecological amplitude will survive। तो कौन सा वाला स्पेसीज सर्वाइव करेगा, जो इकोलॉजिकल फिट है, जिसका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वही स्पेसीज फिट होगा। देखिए जो ये मामल्स वाला ये है ना, ये एलिफेंट, ये अभी इतना रेयर क्यों है, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ही कम है। बैक्टीरिया, वायरस, इंसेक्ट, इनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो डाइवर्स है। ओके, ये बेसिक चीजें हैं, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन होगा। देखिए रिएक्शन किसका होगा, रिएक्शन जो ऑर्गेनिज्म अभी ग्रो कर लिए, जो इन्वेशन हो गए, आप बोल सकते हैं इन्वेशन हो गए जो ऑर्गेनिज्म, उनकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर थोड़ा सा दबाव आएगा, एनवायरमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई होगा। ये बोथ एनवायरमेंट पॉजिटिव वे में मॉडिफाई भी हो सकता है, नेगेटिव वे में मॉडिफाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बहुत सारे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वजह से जो एनवायरमेंट में मॉडिफिकेशन होता है उसको हम बोलेंगे रिएक्शन।
ओके, तो रिएक्शन की वजह से क्या होता है? रिएक्शन की वजह से एक नया कम्युनिटी डेवलप होता है, एक नया कम्युनिटी रिप्लेस करता है जो पुराने कम्युनिटी को। सो अच्छे से समझते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज माना जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे है उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। क्यों? एनवायरमेंट की वजह से। ओके, एनवायरमेंट की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर में मॉडिफिकेशन होता है, वो सारे स्पेसीज कंप्लीटली चेंज हो सकते हैं, नया कम्युनिटी डेवलप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे रिएक्शन। ड्यू टू रिएक्शन क्या होता है? सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल का प्रॉपर्टीज सब चेंज हो जाता है, वाटर का प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, लाइट, टेम्परेचर, एवरीथिंग इज गोइंग टू मॉडिफाई। देन ड्यू टू मॉडिफिकेशन नया कम्युनिटी डेवलप होता है, जो प्रेजेंट कम्युनिटी है वो अनसुइटेबल हो जाता है। ओके, जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है, एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला एनवायरमेंट कंडीशन है, वहां पे जो ठंडे में रहने वाला जीव क्या रह सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए वो कम्युनिटी के लिए वो अनसुइटेबल हो जाता है, एक नया कम्युनिटी डेवलप होता है जो कि बहुत ज्यादा गर्मी को सह सकता है। सिंपल सा चीज, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन की वजह से जो कम्युनिटी में चेंज होता है उसे हम रिएक्शन बोलते हैं। मतलब रिएक्शन ऑफ एनवायरमेंट, रिएक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की रिएक्शन वजह से कम्युनिटी चेंज हो रहा है। सिंपल। Such communities will be quickly replaced by other community। जो another community आएगा उसे हम बोलेंगे सेराल community। Okay, here the whole sequence of community that replace one another in the given area is called shear। Okay, ये एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में आता है shear। Okay, एक कम्युनिटी अगर दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करते हैं उसे हम shear बोलते हैं, इतना ही याद रखिए। तो वेरियस कम्युनिटीज कंट्रीब्यूटिंग शेयर आर कॉल्ड एज सेरल कम्युनिटीज। ओके, सेरल कम्युनिटीज मतलब रिप्लेस हो गया कम्युनिटीज। देन फाइनली कम्स टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और आप बोल सकते हैं स्टेबलाइजेशन। देखिए, बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे लैंड पे जो क्लाइमैक्स वेजिटेशन, जो स्टेबलाइजेशन वेजिटेशन, वो फॉरेस्ट है। ओके, इतना याद रख लीजिए, वो फॉरेस्ट है। लास्ट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, फाइनल सक्सेशन, टर्मिनल सक्सेशन, जो भी चाहे आप बोल सकते हैं, बिकम मोर और लेस स्टेबलाइज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। और ये जो आ जाएगा एक बार, वो बहुत ही लॉन्गर टाइम तक रहेगा, ये आप याद रख लीजिए। ओके, दिस कम्युनिटी कैन मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम विद द क्लाइमेट ऑफ द एरिया। ओके, ये कम्युनिटी इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलेगा, ये स्टेबलाइज है ना, क्लाइमैक्स है ना। ओके, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ओके, कुछ एग्जाम्पल दीजिए क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कोरल रीफ्स, ये सारे क्लाइमैक्स कम्युनिटी का एग्जाम्पल। स्टेबलाइज होने के बाद मैक्सिमम एरिया पे फॉरेस्ट होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, याद रखेंगे। सो व्हाट इज द कॉमन फीचर अमंग द फॉलोइंग? देखिए, ये सारे स्पेसीज को आप अच्छे से पढ़िए। एविस डेलावेरी, ऐसा भी हो सकता है ये स्पेसीज को आपने सुना ही नहीं होगा, तो फिर ऐसे वाले सवाल को स्किप कर लेना चाहिए। पर यहाँ पे हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। सो इसीलिए मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इस स्पेसीज के बारे में, क्या होता है चीज, क्या है एक्चुअली। एविस डेलावेरी एक कॉमन सा स्पेसीज हिमालय में पाया जाता है, वो होता है एविस फिंड्रो। ओके, ये जो एविस है ना, ये वाला जीनस है, पर स्पेसीज होता है फिंड्रो। तो इसको हम फिर बोलते हैं, जनरल फिर हम इसको बोलते हैं। ये बहुत ही पाए जाने वाला स्पेसीज है इन हिमालय, हिमालयन माउंटेन। ओके, देन एकोनिथम, डायनोथम। ओके, देन एजिना नट्रिक। देखिए, इसको थोड़ा प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, मैं गलत प्रोनाउंस करना नहीं चाहता हूँ। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आ सकता है, गलत प्रोनाउंस करने से अच्छा है प्रोनाउंस ना ही करो। एगेलिया परविडिस। ओके, सो ये सारे कुछ स्पेसीज है, इनका पिक्चर हम देखेंगे। मैं इसका पिक्चर ये कैसा दिखता है, क्यूरियोसिटी थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए। वेट फॉर नेक्स्ट साइड, मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे स्पेसीज। तो याद रख लीजिए, ये सारे के सारे स्पेसीज है एंडेंजर्ड स्पेसीज। अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट ये होता है एंडेंजर्ड स्पेसीज, ये सारे के सारे। ये देख सकते हैं एविस वाला स्पेसीज, एविस वाला स्पेसीज यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा दिखता है। ये बहुत ही खूबसूरत स्पेसीज है, जनरली पाया जाता है नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में, मतलब आप बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे
नॉर्दर्न म्यांमार पे, ओके, मतलब ठंडी जगह पे ये पाया जाता है। यहाँ पे कोन आपको मिलेगा, ओके, कोन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है इसलिए कोन है, सिंपल। इसको डेल्वाइस फिर भी बोलते हैं। सिल्वर फिर, सिल्वर फिर होता है जो मैंने बोला आपको आविश पिंट्रो, वो सिल्वर फिर होता है। जो एकोनिटम वाला स्पेसीज, एकोनिटम वाला देख सकते हैं ऐसा दिखता है एकोनिटम वाला स्पेसीज, और ये एक्सट्रीमली पॉइजनस है, ओके। ट्यूबर्स आर एक्सट्रीमली पॉइजनस आर इंपोर्टेंट इन हर्बल मेडिसिन। ऑब्वियसली पॉइजन है तो मेडिसिन में काम तो आया होगा, ओके। तो याद रख लीजिए एकोनिटम स्पेसीज। एग्लिया, ओके, एग्लिया स्पेसीज ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका फैमिली है मेलियासी। जो नीम है ना, नीम फैमिली, वो भी मेलियासी से बिलोंग करता है। सो रख ली ये देखिए, इसका पत्ते ऐसा दिखता है और इसका फ्रूट ऐसा है। बहुत अच्छा सा सवाल है। आप पहले तो 2-3 बार इस बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिए। रोनकेट्स बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, रोनकेट्स बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, ओके, रोनकेट्स नॉर्मल बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम फॉर फेनोरोग्रामिक फ्लोरा। देखिए फेनोरोग्रामिक क्या है आपको बताना चाहिए। जो हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, पहले 2 तरह के क्लासिफाई करते हैं। एक होता है क्रिप्टोग्रामस, ओके, क्रिप्टोगैमस, और दूसरा होता है फेनोरोगैमस। ये जो क्रिप्टोगैमस मतलब नॉन सीडेड प्लांट, आप बोल सकते हैं जिनमें सीड नहीं है, जिनका रीजनरेशन सीड से थ्रू नहीं होता है, सिंपल, वो होता है क्रिप्टोगैमस। देन फेनोरोगैमस, फेनोरोगैमस होता है सीडेड प्लांट, आप बोल सकते हैं स्पर्मेटोफाइट, जिनका प्रोपागेशन सीड के थ्रू होता है। क्रिप्टोगैम्स तो आपको पता ही होगा, क्रिप्टोगैम्स कौन कौन है, एल्गी, फंगी, ये सारे के सारे क्रिप्टोगैम्स से। तो फेनोरोगैम्स 2 तरह के होता है। ये जो फेनोरोगैम्स है ना, ये 2 तरह के होता है। ये होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म जो है नेकेड सीड वाला, जैसे कि साइकस हो गया, ओके, साइकस स्पेसीज, ये जिम्नोस्पर्म में अंडर आता है। एंजियोस्पर्म जो होता है कवरिंग सीड्स, ओके, जो हमारे मोनोकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट, ये सारे आते हैं एंजियोस्पर्म के अंडर, क्योंकि ये फ्रूट के अंदर रहते हैं एंजियोस्पर्म, ओके। सो यहाँ पे पूछा गया है रोनकेट्स नॉर्मल बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम फॉर फेनोरोगैमिक फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड एग्जिबिट्स वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस। देखिए जो अनफेवरेबल कंडीशन में, ओके, फेनोरोगैमिक फ्लोरा में, फेनोरोगैमिक फ्लोरा अनफेवरेबल कंडीशन में बोर्ड से डेवलप करते हैं, जो बोर्ड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में होता है। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको नहीं करूंगा, सिर्फ आप इतना याद रखिए बोर्ड कहां से डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, उसके बेसिस पे हम प्लांट के नाम दिए हैं। फेनोरोफाइट्स, हेमीक्रिप्टोफाइट्स, थेराटोफाइट्स, ये सब नाम दिए हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड डेवलपमेंट। एक नया वाला प्लांट बोर्ड से कैसे डेवलप होता है, कहां से डेवलप होता है, उसी के बेसिस पे हम प्लांट का नाम दिए हैं, ओके, बोर्ड। और इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे डेवलप होता है। सो वो पूछा गया अकरेंस, किसका अकरेंस सबसे ज्यादा है इन वर्ल्ड, कौन सा फ्लोरा। फेनोरोफाइट्स क्या, पहले तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये सारे चीजों का टर्म का मतलब क्या है। फेनोरोफाइट्स क्या है, हेमीक्रिप्टोफाइट्स क्या है, थेराटोफाइट्स क्या है, व्हाट आर दोस, ओके। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा वाला प्लांट, कौन सा वाला फ्लोरा सबसे ज्यादा पाया जाता है और क्यों। ओके, प्लांट लाइफ फॉर्म्स, ओके, प्लांट लाइफ के फॉर्म्स पढ़ेंगे। वो सारे टर्म का मतलब क्या है, व्हाट आर दोस मीनिंग, ओके, मीनिंग पहले जानना आपके लिए जरूरत है। जैसे कि फेनोरोफाइट्स, ये विजिबल है, तो फिर पढ़ लीजिए क्या है, द प्लांट्स व्हिच स्टेम बियरिंग द बड्स, ओके, व्हिच आर टू फॉर्म न्यू शूट्स, ओके। जो स्टेम में जो बड्स है, वहीं से एक नया शूट फॉर्मेशन होगा। सो उसे हम बोलेंगे फेनोरोफाइट्स, ओके, जो बर्ड्स को आप विजिबल कर सकते हैं। उसी बर्ड से एक नया बर्ड फॉर्मेशन कैसे होगा आप देख सकते हैं, और ये फ्रीली एयर में फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि स्टेम में है ना, स्टेम में है मतलब फ्रीली एयर में अवेलेबल है ये जो बर्ड। उसके बाद देखते हैं चैमेफाइट्स, ओके, चैमेफाइट्स आप बोल सकते हैं ड्वार्फ, द प्लांट व्हिच हैव सर्वाइविंग बर्ड सिचुएटेड क्लोज टू द ग्राउंड। जो स्टेम में तो है, पर ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा हाइट में होगा, अबाउट 30 सेंटीमीटर, देख सकते हैं कितना, बहुत ही कम हाइट में सर्वाइविंग बर्ड्स अवेलेबल है, और वही बर्ड से नया प्लांट होगा।
तो उसके बेसिस में जो प्लांट्स ग्रुप हम लेते हैं उसे बोलते हैं कैमोफाइट्स। देन हेमिक्रिप्टोफाइट्स, ओके, हेमिक्रिप्टोफाइट्स have hidden the plants whose shoot apices survive the unfavorable season situated in the soil surface, okay। जो बोर्ड, जो सर्वाइवल पोर्शन वो सूट एपेक्स में होगा, ओके। सूट ऐसा है ना, सूट एपेक्स में होगा, पर अनफेवरेबल सिचुएशन में सॉइल सरफेस में होगा। ये जो एपेक्स में, ये जो आप बोल सकते हैं सर्वाइवल पोर्शन है, ये सॉइल के सरफेस में होगा और वहीं से नया प्लांट ग्रो करेगा। तो उसी सिचुएशन को आप बोल सकते हैं हेमिक्रिप्टोफाइट्स, ओके। नाउ क्रिप्टोफाइट्स, देखिए क्रिप्टोफाइट्स को जियोफाइट्स भी बोलते हैं। जियो टर्म से आपको पता चल गया, जियो मतलब क्या है, अर्थ है, इसका मतलब सॉइल के अंदर होगा, सिंपल। द लैंड प्लांट्स व्हिच सर्वाइविंग बॉड्स और शूट एपेक्स, आप बोल सकते हैं सर्वाइविंग बॉड्स और शूट एपेक्स आप बोल सकते हैं, आर बोर्न ऑन सबटेरेन शूट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। जो ग्राउंड के नीचे, आप बोल सकते हैं ग्राउंड के नीचे हमारे सर्वाइविंग बॉड्स होगा, शूट एपेक्सेस होगा, जो बाद में डेवलप करेगा नया प्लांट इन अनफेवरेबल कंडीशन। सो उसी वाले प्लांट्स ग्रुप को हम बोलेंगे क्रिप्टोफाइट्स। देन हेलोफाइट्स, ओके, हेलोफाइट्स मार्सीलैंड्स पे, द प्लांट एक्सक्लूसिवली ग्रोन इन सॉइल सैचुरेटेड, ओके, सॉइल सैचुरेटेड विथ वाटर, मतलब पानी बहुत ज्यादा है। मार्सीलैंड ना, मार्सीलैंड मतलब बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग कंडीशन है, बट देन विथ लीव्स एंड फ्लावर्स इमर्जिंग फ्रॉम द वाटर, ओके। पानी तो होगा बहुत ज्यादा उसी प्लांट में, वो सर्वाइविंग पोर्शन भी पानी में डूबा होगा, पर स्टिल वहीं से नया प्लांट डेवलप हो सकता है। ऐसे वाले प्लांट ग्रुप्स को हम बोलेंगे हेलोफाइट्स। देन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब तो समझ गए, हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर मतलब ये हमेशा, ये जो प्लांट्स है ना, ये हमेशा वाटर के अंदर रहते हैं, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आता है जो कि वाटर के बाहर से आए। द प्लांट सर्वाइविंग द अनफेवरेबल सीजन बाय मीन्स ऑफ बॉड्स व्हिच लाई एट द बॉटम ऑफ द वाटर। देख सकते हैं जो सर्वाइविंग पोर्शन है, जो सर्वाइविंग बॉड्स है, जो शूट एपेक्स है, वो इनसाइड वाटर रहता है। The vegetative shoot are sunk in the water, वाटर के नीचे ही रहता है, and only the flowers rise above the water surface, only flower, आप लिली बोल सकते हैं, लोटस बोल सकते हैं, ओनली फ्लावर ही पानी के ऊपर आता है, बाकी सारा का सारा पोर्शन पानी के अंदर रहता है। Then comes to epiphytes. Epiphytes मतलब the plants which cling to another plant for support but are not attached to the soil. Epiphytes मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, ये parasitic plants नहीं है, only support के लिए दूसरे plant के ऊपर dependent है, okay? Only for support they are growing, okay? बट पैरासाइटिक नहीं है, जैसे कि ऑर्चिड प्लांट, ऑर्चिड प्लांट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्री के ऊपर ग्रो करता है, पर वो ट्री से कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेता, वो खुद न्यूट्रिएंट बना सकता है, पर ओनली सपोर्टिंग पर्पज के लिए। बट पैरासाइटिक इज ए वेरी बैड थिंग, आप बोल सकते हैं वो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट कलेक्ट करता है। द प्लांट्स व्हिच लिव ऑन और इन द होस्ट व्हिच प्रोवाइड्स देम विथ न्यूट्रिएंट्स। देन सुकुलेंट प्लांट्स आप बोल सकते हैं, स्टेम सुकुलेंट्स, द प्लांट्स व्हिच हैव सुकुलेंट स्टेम्स विदाउट प्रॉपर फोलिएज लीफ, ओके, जिनका लीफ नहीं है, ओके, स्टेम सुकुलेंट्स आप बोल सकते हैं, ये डेजर्ट एरिया में जनरली पाया जाता है। देन थेरोफाइट्स, दिस प्लांट्स व्हिच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए सिंगल फेवरेबल सीजन, ओनली वन सीजन में जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, वो थेरोफाइट्स। सो यहां पे दिया गया है कौन सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, कौन सबसे कम है। आंसर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, मतलब सबसे ज्यादा वर्ल्ड में पाया जाता है फेनेरोफाइट्स। फेनेरोफाइट्स मैंने आपको बताया था, जिसका सर्वाइवल बर्ड या फिर शूट एपेक्स स्टेम में होगा और फ्रीली एयर में सस्पेंडेड होगा, जिससे नया प्लांट फॉर्मेशन हो सकता है। और सबसे कम अगर बोला जाए, सबसे कम अगर बोला जाए तो होगा जियोफाइट्स, मतलब जो सॉइल के अंदर, ओके, वो बहुत कम प्लांट ऐसे हैं जिनका सर्वाइवल पोर्शन सॉइल के अंदर होगा। और थेरोफाइट्स बीच बीच में आएगा, मतलब मिडिल पोर्शन में आएगा, क्योंकि थेरोफाइट्स मतलब एक फेवरेबल सीजन में पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल, लाइफ साइकिल उसका कंप्लीट हो जाता है, ओके। सो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, पहले रखेंगे फेनेरोफाइट्स को,
लास्ट को रखेंगे जियोफाइट्स को, या फिर आप बोल सकते हैं क्रिप्टोफाइट्स को। ये एक बहुत अच्छा सा पिक्चर आपके सामने है, आप चाहें तो इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट रोनकेर बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम मॉडल देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा वाटर है, तो कुछ प्लांट वाटर में ग्रो कर रहे हैं, कुछ सबमर्ज होकर रह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा वाटर थोड़ा सा लैंड में, और कुछ लैंड में, और कुछ ऐसे ग्रो कर रहे हैं जो देखिए यहाँ पे ये जो सर्वाइवल बॉर्ड्स है ना, ये जस्ट एबव द ग्राउंड लेवल है, ये सॉइल के अंदर है। और यहाँ पे जो सर्वाइवल बॉर्ड वो फ्रीली सस्पेंडेड इन एयर आप बोल सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये होता है सर्वाइवल बर्ड। ओके, सो ठीक है, अभी देखते हैं 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग भी हो गया है प्लांट को। सो देखिए जो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोवार्ड मतलब वाटर से रिलेटेड है, तो 1 + 2, ये जो 1 वाला प्लांट्स, ये जो 2 वाला प्लांट्स, इनका सर्वाइवल बर्ड्स वाटर के अंदर है। ये जो ब्लैक कलर पोर्शन देख रहे हैं ना, ये होता है सर्वाइवल पोर्शन, सर्वाइवल बर्ड आप बोल सकते हैं। तो ये वाटर के अंदर है, वाटर प्लांट्स आप बोल सकते हैं 1 + 2। देन 3 हेलोफाइट्स, ओके, अंडर वाटर, विंटर बर्ड्स अंडर वाटर, हेलोफाइट्स मतलब 3, जो कि बीच में आता है, मतलब लैंड एंड वाटर के बीचों बीच पोर्शन में। ओके, आप ऐसे मतलब जो प्लांट साइंस में आप बोल सकते हैं एम्फीबियंस, जो कि टेरेस्ट्रियल में सर्वाइव, एनिमल साइंस में टेरेस्ट्रियल में सर्वाइव कर सकते हैं, वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। तो ऐसे 3 जो होता है वो होता है हेलोफाइट्स। ओके, फ्लावरिंग होता है एबव वाटर। देन क्रायोफाइट्स और जियोफाइट्स, जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं, 4 + 5, मतलब इनका जो सर्वाइवल पर्सन, इनका जो बर्ड्स वो बिलो ग्राउंड आप सकते हैं, बिलो ग्राउंड। ऐसा कैसे? तो ऐसा बहुत ही कम प्लांट है वर्ल्ड में। देन हेमिक्रिप्टोफाइट्स थोड़ा सा कम। देन चैम्योफाइट्स, ओके, 7 और 8, ये दोनों 50 सेंटीमीटर से एबव, ये जो सर्वाइवल बर्ड्स है ये ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा पॉपुलराइज्ड और एवरीवेयर अवेलेबल, दैट इज स्फेनेरोफाइट्स, जो कि फ्रीली सस्पेंडेड है, उनका सर्वाइवल बॉर्ड फ्रीली सस्पेंडेड अवेलेबल मिलेगा आपको। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.